जद्दोजहद को कमजोर कर रही है। जी, ये कॉलर हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब, कहाँ से? रिजवान साहब, अब कश्मीर और जो फलस्तीन का इन्होंने जिक्र किया जी, आप देखें कि जिस मुल्क के सरबराह धोखाधड़ी, बेईमानी, फ्रॉड, तो उनकी दुनिया में बात कौन सुनेगा? उनको पता है वो कि एक किसी ने कह भी दिया था कि ये तो अपनी माँ भी भेज देते हैं। तो मेरा लगारी साहब से ये सवाल है कि क्या मेरे सियासतदान जो जिनकी वैल्यू ये है कि वो आप जी जी कॉल करके। जी, कॉलर हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। My husband wanted to know the address he can send a check to for your father. If you ring to the office, you know, this is a live program. I think you ring on a wrong number. Just ring an office for this, okay? Have you got the number of the office? If you ring again, they're gonna pick up the phone, okay? All right, Okay. thank you. जी लगारी साहब। जी, मुझे इरशाद फरमाएं कि सवाल क्या किया गया था? जी, ये इनका ये सवाल था कि हमारे सियासतदान जो हैं वो मतलब कॉम्पिटेंट नहीं है इतने कि वो मुल्क को चला सकें, कि जिनके बारे में जो अपने मसले हल नहीं कर सकते हैं घर के, वो इंटरनेशनल मसले कैसे हल करेंगे? उनका ये कहना था। नहीं, मैं ये कहता हूं कि अगर आप किसी को बच्चे को बालिग नहीं होने देंगे, बड़ा नहीं होने देंगे, तो वो कैसे बड़ा हो सकेगा? अगर आप बच्चे की ज़हनी बलोगत की तरफ तवज्जो नहीं देंगे यार, अगर आप उसको स्पेस नहीं देंगे और घर के अंदर बंद रखेंगे और उसको आप चारों तरफ से उसका घेराव करके रखेंगे और कहेंगे कि नहीं जी आपको ये काम नहीं करना है, तो बच्चा बच्चा ही रह जाएगा, चाहे उसकी उम्र 60 साल हो जाए। आप अगर सियासत नहीं करने देंगे, सियासत को दायरे में रखेंगे और मुख्तलिफ कुव्वतें मिलकर इस बात की कोशिश करेंगे और वेस्टेड इंटरेस्ट, मैं फिर कह रहा हूं कि ये मैं फौज की तरफ नहीं हूं, फौज एक फरीक है और बहुत ही अलग एक मामला है उसका, लेकिन बहुत से सेगमेंट्स ऐसे हैं सोसाइटी के अंदर जिनका अपने स्टेक्स बने हुए हैं और जो अपने स्टेक्स की वजह से नहीं चाहते हैं कि मुल्क के अंदर सियासी अमल हो, सियासतदान आए और सियासत करें, इसलिए वो ऐसे ही सियासतदानों के लिए स्पेस देते हैं जो आपके सामने मौजूद हैं। रियल सियासतदानों को कहाँ इन्होंने आने दिया है? ये क्या इस वक्त अब हमारे मोहतरम अताउल्लाह कासमी साहब कह रहे हैं, अब उन्होंने कॉलम लिखा है जी मुझे बहुत अफसोस है कि मैं भुट्टो के खिलाफ, मैं भुट्टो को मुहब्ब वतन नहीं समझता था और मुझे तब पता चला है कि हमारा लीडर ही हुई था और हम उसको फांसी पर चढ़ा चुकने के बाद ऐसा हम अब ऐसा सोच रहे हैं। तो अगर ये बात हमको 50 साल के बाद समझ आएगी, 40 साल के बाद समझ में आएगी कि हमारा लीडर जो था वो तो हुसैन शहीद सोहरावर्दी था, हमारा लीडर मौलवी A.K. फजलुल हक था, हमारा लीडर जो है वो मियां खैरुद्दीन था, हमारा लीडर जो है मुमताज दौलताना था, तो फिर हम सोचेंगे कि हमारे असल में एक मसनूई लीडरशिप मुसल्लत करने के लिए हवा इधर उधर से चीज लाकर आपके ऊपर बिठाई गई और फिर कहा गया कि इसी को मानो। कायद आजम की तकरीर को पहले दिन जब अभी पाकिस्तान नहीं बना 3 दिन पहले सेंसर कर दिया गया और नहीं छपने दिया गया और इसके बारे में पूछा गया भाई कायद आजम ने असम्बली में तकरीर की है, ये तकरीर क्यों रोकी गई है? तो उन्होंने कहा जी हुकूमत ने रोकी है। भाई हुकूमत कौन होती है जो कायद आजम की तकरीर रोक दे? उन्होंने कहा नहीं जी जो है वो पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल ने रोकी है। उन्होंने कहा पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में नहीं आया अभी तक, तो पाकिस्तान वजूद में नहीं आया, उसका सेक्रेटरी जनरल भी बन गया और वो कायद आजम की तकरीर भी रोकने लग गया। चौधरी मोहम्मद अली ने रोकी थी कायद आजम की तकरीर और कहा था कि जी ये पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ है, तो वो तय करेगा या कायद आजम तय करेंगे कि नजरिया पाकिस्तान का क्या है? वो तो उन्होंने नहीं चलने दिया। ये बात चल निकली है जी दगारी साहब। तो मैं एक क्वेश्चन मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि जब जुल्फकार अली भुट्टो के मुकदमे का फैसला हुआ था, यहाँ यूके में या यूरोपियन जो कंट्री है, यहाँ एक कानून है अदालत का कि जज अगर किसी बंदे को जानता है या उसका रिश्तेदार है या जाती उस बंदे के साथ दुश्मनी या मुखासमत है, तो उस मुकदमा वो जज नहीं सुन सकता उस बंदे का। लेकिन उस भुट्टो साहब के मुकदमे में एक जज साहब थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, मौलवी कुछ नाम था उनका, जिनकी जाती दुश्मनी थी भुट्टो साहब से, तो उनको बिठाया गया जानबूझ के उस मुकदमे में और उन्होंने फैसला फिर उनके खिलाफ दिया। नहीं, मौलवी मुश्ताक हुसैन थे जी, मौलवी मुश्ताक मौलवी मुश्ताक हुसैन थे। मौलवी मुश्ताक हुसैन ने लोअर कोर्ट ने भुट्टो को बेल दे दी सितंबर में, भुट्टो साहब बेल पर आ गए। जब बेल मंजूर हो गई तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए मौलवी मुश्ताक हुसैन। मौलवी मुश्ताक हुसैन ने लोअर कोर्ट से वो केस उठाकर डायरेक्ट एक अपील का हक मार दिया और एक ट्रायल जो है वो हाई कोर्ट में हुआ। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट अपीलेंट कोर्ट है। ये हमारी बदनसीबी है, ये एक बदनुमा दाग है हमारे अदालती तारीख का
کہ ہمارے اپیلنٹ کورٹ میں ٹرائل ہوا اور اس ٹرائل میں پھانسی کی سزا سنائی گئی اور اس کے بعد اپیل میں منقسم فیصلہ آیا اور منقسم فیصلے کے بعد پھانسی دے دی گئی. یہ تو ایک تاریخ کا بدترین مذاق ہے جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا سیگمنٹ، ایک نہیں کئی ایسے سیگمنٹ موجود تھے جن کا اپنا انٹرسٹ یہ تھا کہ پاکستان میں سیاست کو پرواہ نہ کرنے دیا جائے. وہ چودھری محمد علی جیسے لوگ تھے، وہ غلام محمد جیسے لوگ تھے، وہ اسی طرح کے اور لوگ تھے. مشتاق گرمانی تھا، وہ بھی ان میں شامل تھا، وہ بھی چاہتے تھے کہ سیاست نہ چلے. تو ایسے لوگ تھے. کیوں لیاقت علی خان کو جو ہے وہ راولپنڈی میں گولی مار دی گئی؟ کیوں ایسا ہوا ہے کہ جناب وہ جو آپ کے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی تھے بیروت میں ایک ہوٹل میں قتل کر دیے گئے؟ کیوں ایسا ہوا ہے کہ مولوی اے کے فضل الحق کو چور کہا گیا، جس نے قرارداد لاہور پیش کی تھی اس کو چور کہا گیا اور اس کی اسمبلی توڑی گئی؟ اچھا، ایسے بدنصیب لوگ تھے جو اس ملک کے معاملات کے مالک بنے ہوئے تھے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ مولوی اے کے فضل الحق چور ہے اور 53 میں یہ کہتے ہیں، 58 میں کہتے ہیں اچھا آ جائیں آپ گورنر بن جائیں. پھر ان کو آ کر گورنر بنا کر منتیں کر کے پھر گورنر بنا لیتے ہیں. اور وہ بڑے کردار کے آدمی تھے لیکن انہیں گورنر نہیں بننا چاہیے. ادھر لغاری صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بھٹو صاحب کا دور دیکھا ہے، بھٹو صاحب کو قریب سے دیکھا ہے آپ نے. تو جیسے کہ ابھی بیرونی طاقتیں نواز شریف صاحب کو کئی موقعوں میں بچا کے لے گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور پہلے بھی لے کے جاتی رہی ہیں، اور ہمارے کتنے پولیٹیشن کو وہ بچا کے لے جاتے ہیں. لیکن بھٹو صاحب تو انٹرنیشنل لیول کے لیڈر تھے، ان کے تعلقات تھے. اس ٹائم بھٹو صاحب کو کیوں نہیں بچایا جا سکا، یا بیرونی طاقتوں نے کچھ کیوں نہیں کیا؟ اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں بیرونی طاقتوں نے اپنی طرف سے کہا. یہ تو جنرل اسلم بیگ آن ریکارڈ ہیں کہ بیت اللہ میں بیٹھ کر جو ہے اپنا اس نے ضیاء الحق نے شاہ خالد سے کہا تھا کہ ہم پھانسی نہیں دیں گے. بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر کہا تھا ضیاء الحق نے کہ ہم پھانسی نہیں دیں گے. شاہ خالد نے کہا تھا یار بھٹو کو مت مارو، یہ ایک بڑا آدمی ہے اور یہ پاکستان کا ایک بڑا انسان ہے اور یہ دنیا کے لیے ہمارے مسائل حل کرے گا، اس کو ہمارے حوالے کر دو، ہمیں دے دو. اور اس نے کہا تھا نہیں ہم پھانسی نہیں دیں گے. واپس آتے بھٹو کو پھانسی دے دی. یہ تو ایک ضیاء الحق کا اپنا ایک کردار تھا. ورنہ اپیلیں تو دنیا بھر کے حکمرانوں نے کی تھی اور کہا تھا. یہ یو اے ای کے جو ابھی جا رہے ہیں اپنا شیخ خلیفہ بن زائد، ان کے والد شیخ زائد بن سلطان ال نہیان نے کہا تھا کہ آپ ہمیں دے دیں. شام کے حافظ اسد نے اپیل کی تھی، انوار السادات نے اپیل کی تھی، یاسر عرفات نے اپیل کی تھی، محمد قذافی نے اپیل کی تھی. اس پورے ریجن کے اندر تمام مسلمان لیڈرشپ نے، اور جمی کارٹر نے اپیل کی تھی. یہ آن دا ریکارڈ ہے، جمی کارٹر نے اپیل کی تھی. یہ بات لیکن امریکن اسٹیبلشمنٹ، مجھے یہ کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے، امریکن اسٹیبلشمنٹ ضیاء الحق کے ساتھ تھی اور وہ چاہتی تھی کہ بھٹو کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے. اس کے بعد کا جو کھیل تھا افغانستان میں، جو کھیل کھیلا گیا ہے، اس کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ اگر بھٹو ہوا تو وہ کھیل نہیں کھیل سکیں گے. اس وقت جو دنیا کی حالت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ طاقت کا توازن ایک طرف چلا گیا، دنیا یونیپولر ورلڈ بن گئی. اور اب یہ وجہ ہے کہ آپ امریکہ میں آواز لگائیں ایمبولنس کی تو آپ کو ایمبولنس نہیں ملے گی. اگر ملے گی تو $3000 آپ سے لے گی، اس کے بعد لے جائے گی. یہ اس کے بعد کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. آپ یو کے میں ہیں لیکن یونین میں مارگریٹ تھیچر نے جو ایک لبرل اکنامی لانے کی، نیو لبرل اکنامی کے تصور سے آئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں مراد ختم کر دی جائے. ابھی آپ کے سوشل سیکورٹی ختم کی جانے والی ہے، فری ایجوکیشن اور فری ہیلتھ کا کنسیپٹ ختم ہونے والا ہے، یورپ کے اندر بھی ختم ہونے والا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یونیپولر ورلڈ بن گئی، اب وہ ملٹی پولر ورلڈ نہیں رہی ہے. اور ان کا کہنا بھی یہی تھا سرمایہ داری کا کہ ملٹی پولر ورلڈ ختم ہو تاکہ ہمیں من مانی کرنے دی جائے. اب یہ ہے کہ زمین کا مستقبل، اس پورے ارض کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکا ہے صرف اس سسٹم کی وجہ سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ضیاء الحق کا فیصلہ غلط تھا جو روس کے ساتھ جنگ میں جانے کا؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ گرم پانیوں میں روس آنا چاہتا تھا اور ہمارے سر میں پہنچ گیا تھا، اس میں کون سی صداقت ہے اس بات میں؟ میرا خیال ہے کہ ضیاء الحق کا فیصلہ امریکی خواہشات کے مطابق تھا اور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی. امریکی خواہشات کے تحت گئے. اب تو آپ چارلی ولسن وار دیکھ لینا، ایک فلم ہے چارلی ولسن وار. جی میں نے دیکھی ہوئی ہے. مرکزی کردار چارلی ولسن اس کا مرکزی کردار تھا. جوائن ہیرنگ اس میں تھی، گس ایوراکوٹوس اس کے ساتھ تھا. اور یہ ایک پوری ٹیم تھی جس نے ضیاء الحق کے ذہن پر، دماغ پر، دل پر پھانسی لگوانے کے لیے بھی جوائن ہیرنگ نے اپنا کردار ادا کیا تھا. ایسی کون سی بات ہے جو چھپی ہوئی؟ اب تو ہر چیز
सामने आई, हर चीज मंजर आम पर आ चुकी है। अब तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो राज रह गई हो, अब तो हर चीज खुली हुई है। भुट्टो को मरवाने के लिए बहुत सी कुव्वतें एक पेज पर थी। लगारी साहब, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से बात कर लें तो ओवरसीज पाकिस्तानी अक्सर मेरे प्रोग्राम में आते हैं, वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान नहीं रहा है पहले वाला, पाकिस्तान बदल गया है। अभी ये लोग यहाँ से जाते हैं तो ये लोग वो हैं कि जो 25-26 बिलियन डॉलर साल का बेचते हैं, लेकिन इनकी जायदादें सेफ नहीं है, उन पे कब्जे हो जाते हैं, और हम लोगों को डुअल नेशनैलिटी का हक मिला हुआ है। उसके बावजूद, दोहरी शहरियत का हक होने के बावजूद भी इलेक्शन लड़ने का हक नहीं दिया जाता। किसी ओहदे पे चले जाएं अगर ओवरसीज पाकिस्तानी तो शोर मच जाता है। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका जायज हकूक क्यों नहीं दिए गए? और दूसरा यह है कि इंडिया का एक पॉलिसी है कि जो भी बंदा नेशनैलिटी दूसरे मुल्क की ले तो उसको इंडियन नेशनैलिटी छोड़नी पड़ती है। अगर पाकिस्तान ने ये राइट दिया हुआ है तो वो फिर राइट यहाँ पर लॉर्ड नजीर अगर यूके पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है, या कोई जो हमारे 14 के करीब ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो कि MP हैं यहाँ पर पार्लियामेंट में, वो अगर बन सकते हैं यहाँ की पार्लियामेंट मेंबर, तो पाकिस्तान के क्यों नहीं बन सकते हैं? तो ओवरसीज के क्या इसका क्या आप समझते हैं? हमारे यहाँ दोहरी पॉलिसी राइज है, हमारे यहाँ मुनाफकत पर मबनी पॉलिसी राइज है। हमारी हुक्मरान अशराफिया ओवरसीज पाकिस्तानियों से फायदा भी हासिल करना चाहती है और उनके अपने जो ज़र मुबादला है उसको भी हासिल करना चाहती है, और उनको इंटरटेन भी नहीं करना चाहती है। उनको कम अज़ कम ये हक तक देने को तैयार नहीं है कि उन्हें पाकिस्तान के दीगर शहरियों के बराबर का शहरी समझा जाए। अच्छा, खुद क्या होता है, ये ब्यूरोक्रेट्स हमारे जितने भी हैं, अब 6 फेडरल सेक्रेटरी अगर गैर मुल्की शहरी हैं, अगर हमारी आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी या आधी ब्यूरोक्रेसी गैर मुल्की शहरी है, 18वें ग्रेड में, 19वें ग्रेड में, 20वें ग्रेड में, 21वें ग्रेड में अगर गैर मुल्की शहरी बैठे हैं, हमारे कोर्ट्स में अगर गैर मुल्की शहरी बैठे हैं, हमारे पुलिस के अंदर अगर गैर मुल्की शहरी बैठे हैं, दूसरी शहरियत ले चुके हैं, तो यहाँ बैठे हुए जो शहरियत ले चुके हैं उनको तो चलने दें आप, लेकिन जो बाहर बैठे हों उनको ना आने दें। जो अगर आए तो फिर उनकी जेब काटें। हम यहाँ पर कैंचियां लेकर बैठे हुए हैं कि आए आप और आपके हम जेब काट लें और फिर आपको इस काबिल ना छोड़ें कि आप वापस जा सकें, फिर आप कर्जे पर आप टिकट के पैसे लें और फिर वापस जाएं। इस सूरत हाल में हमें रखा हुआ है। और जबकि सबसे बड़ा जो सोर्स है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का, ओवरसीज पाकिस्तानी है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट नहीं होती है, उन्हें इज्जत नहीं दी जाती है, उन्हें बराबर का शहरी नहीं समझा जाता है। अब आप गए हैं वहां पर, अभी आपको नेशनलिटी भी नहीं मिली थी, अगर आपको कोई और आपकी हैसियत भी नहीं, इंडेफिनिट पीरियड का भी आपको स्टेटस नहीं मिला था, तब भी आपको राइट दिया गया था, आइए हमारे मुल्क में वोट दीजिए। आप बताएं, हमारे इलेक्शन में वोट में आप हिस्सा लें, बाकायदा आप लैंड कर चुके हैं और आप पहुंच चुके हैं यूके में और आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, तो आप आइए और आप वोट आकर इस्तेमाल कीजिए उनके नेशनल इलेक्शन में, कौमी इलेक्शन में और रेफरेंडम में। ये एग्जैक्ट जब ब्रेक्जिट किया आपने तब भी वो पाकिस्तानी में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, जो पाकिस्तानी वहां पर जिनके पास रेजिडेंस का कोई स्टेटस नहीं था उनको भी ले रहे थे। तो क्या हम अपने पाकिस्तानियों को ये स्टेटस देने को तैयार हैं कि वो आए और हमारे पास आकर इलेक्शन लड़ें और हमारे पास आकर वो इंतखाबात में हिस्सा लें, कोई पार्टी ज्वाइन करें, किसी पार्टी में अपना किरदार अदा करें? इससे खौफजदा है हमारी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी दोहरी पॉलिसियां हैं। और इस्टेब्लिश का मतलब, प्लीज फॉर गॉड सेक मैं कह रहा हूं कि इसको सिर्फ एक ये ना समझा जाए कि फौज ही एक चीज है जो इस्टेब्लिशमेंट है, बहुत से एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। अगर कभी होगा वक्त मिलेगा तो हम इस पर एक्सप्लेन भी करेंगे। ये लगारी साहब, मैं पूछना चाहता हूँ इमरान खान के बारे में। इमरान खान से ओवरसीज पाकिस्तानियों को बड़ी उम्मीदें थी, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बहुत हेल्प की, हर तरीके से इमरान खान की हेल्प की। उसके अलावा अवाम को, लोगों को इमरान खान में एक कह लें कि जुल्फकार अली भुट्टो नजर आ रहा था। तो इमरान खान इन 2 सालों में डिलीवर क्यों नहीं कर सके हैं, उसकी क्या वजूहत हैं? उनके पास तजर्बाकार टीम नहीं थी, उनके अंदर एक शख्सी अनाप बहुत ज्यादा है, ईगो बहुत ज्यादा है, और वो बात बात पर जो है वो यू टर्न लेने की एक आदत रखते हैं। उनकी सियासी तरबियत नहीं है, उनकी अच्छी तरबियत क्रिकेट में थी, उनकी अच्छी तरबियत, देखें सीखने का एक ज़माना होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप जो है वो एक उम्र के खास हिस्से तक पहुंच जाएं और उसके बाद आप फैसला करें कि मैंने सियासत करनी है। 45 साल में लोग रिटायर हो रहे होते हैं सियासत से, और उस वक्त आप सियासत में आने का सोच रहे हैं, तो फिर तो जाहिर है आप इतना ही डिलीवर कर पाएंगे जितना आप डिलीवर कर पाए हैं। अगर वो शुरू से सियासत में होते तो फिर एक दूसरा किरदार होता उनका, लेकिन शुरू में वो क्रिकेट में थे और क्रिकेट में उरूज पर गए। तो हमें एक दूसरी बात यह है कि वो मशवरा सुनने वाले नहीं है।
وہ یہ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ وہ کسی بات کی کسی کی رائے کو اہمیت دے کر اس کو ایک اسپیس دیں، وہ اسپیس نہیں دیتے ہیں. اپنے بہت سے ان کے کولیگس ہیں جن کو یہ شکوے بھی ہوتے ہیں کہ جناب وہ اسپیس ان کو نہیں ملتا ہے اور ان کی بات کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا ہے. اور پاکستان میں کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جن کو وہ نہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور نہ ان کو کوئی حل کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی شخصیت میں دیکھیں بھٹو کی تربیت جو ہے وہ بہت پرانی تھی. ان کے والد جو تھے وہ ریاست جوناگڑھ کے وزیر اعظم تھے. ان کے دادا جو تھے وہ اپنا افغانستان میں ایک لمبا عرصہ وہ کاٹ چکے تھے، جلا وطنی کاٹ چکے تھے. ذوالفقار علی بھٹو کا خاندان بہت پہلے سے عملی سیاست میں تھا اور پھر انہوں نے اس وقت جس وقت قوم کو ایک خاص اس کی ضرورت تھی، نیریٹو کی ضرورت تھی، تو انہوں نے وہ نیریٹو دیا اور اس وجہ سے وہ پاپولر ہوئے، آج تک پاپولر ہے.